नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पंचमाल्या सगुना में। कंटिन्यू करेंगे हिमाचल जी की सीरीज और दिस विल बी पार्ट 4। स्टार्ट करा था टॉपिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, फर्दर सब टॉपिक से सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ इसके PYQs कंप्लीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट टॉपिक डन। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें भी फर्दर सब टॉपिक्स है। प्री हिस्टोरिक हिमाचल प्रदेश, वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। आज हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक हिमाचल प्रदेश। प्री हिस्टोरिक हिमाचल प्रदेश डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। हिस्ट्री को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। 3 फेजेस। कौन से 3 फेजेस? फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, ठीक है, सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द पीरियड बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। यानी कि प्री हिस्ट्री में हमारे पास ना तो इंस्क्रिप्शन है, नो इंस्क्रिप्शन, ना ही रिटन रिकॉर्ड्स, नो रिटन रिकॉर्ड्स। अगर हिस्ट्री का हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है तो एविडेंस वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें प्री हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिली है। तो हम डिपेंडेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे, और स्टोन एज के टूल्स भी प्री हिस्ट्री में मिले, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका पैलियोलिथिक एरा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो प्रोटो हिस्ट्री को डिफाइन किया गया है एज द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इस पे क्या होगा कि हमारे पास लिमिटेड रिटर्न रिसोर्सेज होंगे, बट ये रिसोर्सेज कैसे होंगे? अनडिसाइफर्ड और अनरीडेबल। यानी ये इस पे जो स्क्रिप्ट होगी उनको अभी तक कोई भी पर्सन पढ़ नहीं पाया है। तो सोर्सेज हमारे पास है, बट यहाँ पे क्या है, वो सोर्सेज कैसे है? अनडिसाइफर्ड। एग्जाम्पल क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे थर्ड आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज डिफाइंड एज रिकॉर्डेड पीरियड ऑफ द पास्ट ऑफ बेस्ड ऑन डिसाइफर्ड रिटन रिकॉर्ड एविडेंस, ठीक है। देखो, जो डिसाइफर्ड रिटन रिकॉर्ड है, सच एज कि यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स मिले जिसको हम क्या कर पाए? डिसाइफर कर पाए, यानी कि रीड कर पाए। और लार्ज स्केल पे अब हमारे पास क्या है? रिटन रिकॉर्ड्स है, साथ ही साथ वेल डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स एंड सोसाइटीज है, सच एज मौर्यन एम्पायर। ये कहाँ पे है? हिस्ट्री वाले पेज पे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अगर प्री हिस्ट्री टर्म आती है तो आपको पता होना चाहिए कि प्री हिस्ट्री टर्म क्या चीज होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री क्या होती है। नेक्स्ट, प्री हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश। कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है, ना ही कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट किस पे होंगे? आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पे। अब इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड किया गया है 3 जोन में। कौन कौन से? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज भी, मीजोलिथिक को कहा जाता है मिडल स्टोन एज और नियोलिथिक को कहा जाता है न्यू स्टोन एज। नेक्स्ट आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट है, राइटिंग भी एग्जिस्ट करती है, बट येट नॉट फुली डिसाइफर्ड और रीड, कि उनको अभी तक पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ओवरऑल प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक से क्या मीनिंग आया, क्या माइंड में याद रखना है? प्री हिस्टोरिक में नो स्क्रिप्ट, सेकंड प्रोटो हिस्टोरिक में स्क्रिप्ट है बट अनरीडेबल और अनडिसाइफर्ड है, थर्ड में हिस्टोरिक में स्क्रिप्ट भी है और साथ ही साथ रीडेबल भी है, और यहाँ से हमें क्लास स्केल पे इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट, अब ये जो 3 जोन है, इन 3 जोन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इज पैलियोलिथिक स्टोन एज। तो इसका टाइम पीरियड है 2.5 मिलियन ईयर से 10,000 BC। टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब इस टाइम पीरियड में क्या था कि ह्यूमन जो है वो क्या कर रहा था? वो एक हंटर और गैदरर की तरह काम करता, यानी कि भोजन को ला रहा था, शिकार कर रहा था और भोजन खा रहा था, और फिर नेक्स्ट प्लेस में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में शिफ्ट हो रहा था। यानी अभी तक वो अपनी एक सेटल्ड लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा था, ना उसको भी इतना, उसका ब्रेन इतना काम कर रहा था कि वो अपनी सेटल्ड लाइफ के बारे में जाने, ना उसे अभी एग्रीकल्चर के बारे में पता है, ना ही उसे एनिमल को डोमेस्टिकेट करने के बारे में इन्फॉर्मेशन है। रह कहाँ रहा है? गुफाओं में रह रहा है या पत्थरों की शेल्टर पे रह रहा था, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ये स्टोन टूल्स किससे रिलेटेड है? पैलियोलिथिक एरा से। नेक्स्ट इज मेजर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो हिमाचल प्रदेश में हुई। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक स्टोन एज की जो डिस्कवरी हुई नालागढ़ रीजन में 1951 में। रिसर्चर इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, ओला प्रूफर। इधर स्टोन टूल्स मिले और स्टोन पॉट्स मिले और खुरपा मिला। कहाँ पे? नालागढ़ रीजन में। नालागढ़ कहाँ है? सोलन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब नालागढ़ से इंपॉर्टेंट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, HP ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि नालागढ़ कौन सी रिवर के राइट साइड पे है? तो सिरसा रिवर। सिरसा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की ट्रिब्यूटरी, और राइट बैंक पे नालागढ़ है, नालागढ़ सोलन डिस्ट्रिक्ट में।
नेक्स्ट इज कांगड़ा एंड ब्यास वैली में कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी मिली, सच एज 1955 में बीबी लाल रिसर्चर थे, उन्हें 72 स्टोन रिसीव किए। कौन सी जो कल्चर है या कौन सी वैली से रिलेटेड थे, तो ये 72 टूल्स बिलोंग करते थे आदि सोहन कल्चर से या अर्ली स्टोन एज। सोहन वैली कहाँ पे है, पाकिस्तान में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये टूल कलेक्ट किए गए हिमाचल में कौन सी लोकेशन से कलेक्ट किए गए, गुलेर से, देहरा से, ढलियारा से और कांगड़ा से। तो ये प्लेसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टूल मिले, चॉपर, हस्तकुठार और बेदनी। नेक्स्ट सिरसा वैली, सिरसा वैली सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट आएगी, नालागढ़ का एरिया और कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे डॉक्टर जेसी महापात्रा रिसर्चर थे और इन्हें भी स्टोन टूल्स मिले सिरसा रिवर वैली में। बट यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो स्टोन टूल सिरसा रिवर वैली में मिले, ये कांगड़ा रीजन में एक प्री हिस्टोरिक पीरियड था जिसका नाम था नॉर्थ पहाड़ी प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस प्री हिस्टोरिक पीरियड से ये स्टोन टूल बिलोंग करते थे। सिरमौर रीजन 1974, सेम रिमेन्स मिले कौन से कल्चर से या कौन से पीरियड से, नॉर्थ पहाड़ी प्री हिस्टोरिक पीरियड के। कहाँ पे है ये, कांगड़ा रीजन में। तो यहाँ पे भी रिमेन्स मिले, बट ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिले, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मारकंडा रिवर के किनारे सुकेती एरिया में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1974 रिमेन्स ऑफ नॉर्थ पहाड़ी प्री हिस्टोरिक पीरियड्स डिस्कवर्ड इन सुकेती एरिया, मारकंडा रिवर के किनारे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। डन। ओके, मीजोलिथिक पीरियड, टाइम पीरियड 10,000 BCE से 7,000 BC, बिफोर कॉमन एरा। अब इसको कहा जाता है ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका था कि जो माइक्रोलिथ्स है ये कौन सी स्टोन एज से रिलेट करते हैं। तो आंसर होगा मीजोलिथिक स्टोन एज में माइक्रोलिथ्स का यूज किया गया था। माइक्रोलिथ्स यानी कि स्मॉल और बहुत ही फाइनली जिनको स्टोन टूल्स को इस तरह के, देखो कितने सही है, छोटे छोटे जो स्टोन टूल्स है ना, इन स्टोन टूल्स को कहा जाता है माइक्रोलिथ। तो ये कौन सी टाइम पीरियड में यूज हुए, कौन सी स्टोन एज में, मीजोलिथिक में। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मीजोलिथिक जो स्टोन एज है उस स्टोन एज में एनिमल को सच एज काऊ, ऑक्स, बुल, इन सबको ह्यूमन ने क्या करा, इनको पालना शुरू कर दिया, इनकी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करी। अब पहले कहाँ रह रहा था, केव में या रॉक शेल्टर्स में, ठीक है, रॉक शेल्टर्स में। अब उसने क्या करा, शिफ्ट हो गया रिवर्स के साइड में जो एरियाज हैं, वैलीज हैं, उन रीजन में उसने शुरू यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी भी मिल रहा है और साथ ही साथ उसको सेफ्टी भी मिल रही है। क्यों, क्योंकि ऐसे क्या होगा, अगर आप लैंड पे रह रहे हो तो आपको चारों तरफ से आपके ऊपर अटैक के चांसेस रहेंगे, बट रिवर के पास यहाँ पे ये वाला रीजन क्या रह गया, ये वाले रीजन से आपको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल रही थी। तो धीरे धीरे वो शिफ्ट कहाँ हुआ, रिवर वैली वाले रीजन में। नेक्स्ट इज नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड को न्यू स्टोन एज और इसका टाइम पीरियड है 7,000 से 2,000 BCE। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर का। ह्यूमन को अब पता लगा कि मैं जमीन में भी कुछ उगा सकता हूँ और एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट करा और एक सेटल्ड लाइफ को भी ह्यूमन ने बिगिन करा। फिर यहाँ जो टूल्स हैं वो काफी ज्यादा पॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे। तो पिक्चर में आप देख सकते हो इस तरह की पॉलिश्ड स्टोन टूल्स कौन से पीरियड में थे, नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे नियोलिथिक पीरियड में फिर परमानेंट विलेजेस सेटअप हो गए और पॉटरी और वीविंग पे भी ह्यूमन ने इसमें अपनी स्किल्स को एनहांस करना स्टार्ट करा। नेक्स्ट एविडेंस जो नियोलिथिक एज के हैं, रोपड़ पंजाब में है, तो यहाँ के कोटला निहंग एरिया में एविडेंस मिले नियोलिथिक एज के। अब फुट हिल रीजन है, सरस्वती यमुना रिवर का जो फुट हिल रीजन आएगा, उनके सरस्वती रिवर जो यमुना रिवर है उनके नियर बाय जो ये रीजन है, इस रीजन में क्या मिले, पॉटरी मिली। जब पॉटरी मिली, उन पॉटरीज पे क्या था, बहुत ही सुंदर सुंदर से ऐसे डिजाइन बने थे, ब्राउन पेंटेड डिजाइन, ठीक है। तो ये कौन सी पीरियड से रिलेटेड है, नियोलिथिक पीरियड से। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नियोलिथिक पीरियड में ह्यूमन ने परमानेंट विलेज सेटअप करने शुरू करे, एग्रीकल्चर शुरू करा, कौन सी पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में। पॉटरी और वीविंग की डेवलपमेंट भी कब हुई, नियोलिथिक पीरियड में। और जो स्टोन टूल्स थे वो पॉलिश्ड कौन से पीरियड में थे, तो नियोलिथिक पीरियड में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्राउन पेंटेड डिजाइन था पॉटरी पे, वो भी कौन सी पीरियड में मिला, नियोलिथिक पीरियड में। कहाँ पे मिला, सरस्वती और यमुना रिवर के किनारे। नेक्स्ट प्रोटो हिस्ट्री की बात करेंगे। प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हम कंटेम्पररी थे, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी प्रोटो हिस्ट्री के टाइम पीरियड में चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेजिडेंट थे हिमाचल के, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस वक्त एग्जिस्टेंस में थी उस वक्त हिमाचल में कौन लोग रह रहे थे, तो कोली लोग फर्स्ट नंबर पे। अगर हिमाचल के ओरिजिनल इनहेबिटेंट यानी कि जो वास्तविक में स्थानीय निवासी थे तो वो कौन थे, फर्स्ट नंबर पे कोली, सेकेंड नंबर पे भोटास, किरात और मंगोलॉइड पीपल,
थर्ड नंबर पे आर्यंस है, जिनको खशा भी कहा जाता है, और फोर्थ नंबर पे है इंडो आर्यंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हु वर द ओरिजिनल एंड अर्लीस्ट माइग्रेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आंसर विल बी कोलीज। अगर कोली नहीं होगा तो सेकंड नंबर यहाँ पे ऑप्शन में फिर क्या आएगा, क्या चूज करोगे, भोटा या किराता या मंगोलॉइड पीपल। थर्ड इज आर्यन और खशा एंड फोर्थ वन इज इंडो आर्यंस। इसके अलावा नागाज भी हिमाचल में रहते थे, जिनको फिर बाद में जब आर्यंस आए तो आर्यंस ने फिर नागाज को भगाया था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कोलिस के बारे में। प्री हिस्टोरिक कल्चर हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ से हुआ, साउथ से एंटर हुआ, फिर धीरे धीरे सेटल डाउन हो गया सेंट्रल और साउदर्न स्लोप्स पे। जो कोल ट्राइब है, अर्लीस्ट एंड ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनको मुंडाज और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेशियल ग्रुप भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्री हिस्टोरिक टाइम में इंडस वैली के बाहर इंडो गैंगेटिक प्लेन में, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन था, इस इंडो गैंगेटिक प्लेन में कौन लोग रहते थे प्री हिस्टोरिक टाइम में, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और मुंडा स्पीकिंग कोलेरियन लोग। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब एक्सपेंशन हुआ तो इन कोलेरियन लोगों को इन प्लेन से निकाल दिया गया और ये फिर जाकर शिफ्ट हो गए हिमालयन रीजन की तरफ, और हिमालयन रीजन की तरफ फिर ये हिमाचल वैली में जाकर सेटल हो गए। मोस्टली किन्नौर और लाहौल स्पीति वाले रीजन में कोलेरियन लोग मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोल, जिनको मुंडा भी कहा जाता है, और इनकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज वो मुंडा है, इनको मुंडा स्पीकिंग कोलेरियन पीपल भी कहा जाता है। तो ये कोल्स के अर्लीस्ट और ओरिजिनल माइग्रेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, अब आए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, तो कहते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में कोली ट्राइब को कंसीडर किया गया अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स। ऑब्वियसली जब वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में रह रहे हैं तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में भी ये लोग यहीं रह रहे हैं, बट प्री हिस्टोरिक में क्या था कि वो प्री हिस्टोरिक में मैक्सिमम जो उन्होंने टाइम पीरियड स्पेंड किया था वो इंडो गैंगेटिक प्लेन में किया था। ठीक है, फिर जैसे जैसे आर्यंस आए और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के और लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनके साथ लड़ाई वगैरह हुई और उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया हिमालय की तरफ, और वो जाके फिर हिमाचल में सेटअप हो गए। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में कोली ट्राइब को ही कंसीडर किया जाता है अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब कोली पीपल के लोगों को रिगार्ड किया जाता है फाउंडर भी किसका, नियो स्टोन एज और नियोलिथिक कल्चर का, तो ये भी याद रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ग्रुप कौन से हैं कोली ट्राइब के, सच एस कोली खुद है, हाली, डूम, चनाल, बाधी, तो ये इंपॉर्टेंट है, हाली, डूम, चनाल और बाधी। ठीक है, इसके बाद वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड में इन लोगों को मेंशन किया गया है, रेफर किया गया है एज दासास, दस्यूस और निषाद। तो अगर एग्जाम में दासास, दस्यू या निषाद मेंशन किया होगा तो ये भी बिलोंग करते हैं कोली कास्ट से, और वैदिक पीरियड में कोलीस को मेंशन किया गया था एज दासास, दस्यू और निषाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी एग्जाम में आती है, बस यहाँ हल्का सा चेंज कर देंगे कि ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड कोलीस वर नॉट रेफर्ड एज, तो ये तो रेफर्ड होगा, तो स्टेटमेंट में ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनके पावरफुल किंग इंपॉर्टेंट है, पावरफुल चीफ बोल सकते हो, पावरफुल किंग या राजा। ठीक है, तो कौन से हैं, चमूरी, धुन्नी, पीपरू, सूचना। चामूरी, धुन्नी, पीपरू, सूचना किसके हैं, कोलिस के पावरफुल चीफ या पावरफुल राजा, जिन्होंने आर्यन जब आए आर्यन के एक्सपेंशन को रेजिस्ट करा था। उनके अगेंस्ट अगर कोई जो पावरफुल राजा थे, पावरफुल किंग थे, जिन्होंने आर्यंस के इन्वेजन को रोका था और रोकने की कोशिश की थी, तो वो कौन थे, चामूरी, धुन्नी, पीपरू और सूचना। अब पोस्ट वैदिक लिटरेचर में इन्हें आइडेंटिफाई किया है कोलिस को एज किन्नस, नागास और यक्षास। जब पोस्ट वैदिक लिटरेचर की बात होती है तो सेम कोली ट्राइब को डिफाइन रेफर किया है एज किन्नस, नागास और यक्षास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ मिले, तो कुमाऊं हिमाचल बेल्ट है, चंदेश्वर, सोमेश्वर और छत्तीस, ये कहाँ है, कुमाऊं कहाँ है, उत्तराखंड में, प्रेजेंट उत्तराखंड में। पहले ये हिमाचल का ही पार्ट था, हिमाचल के रीजन में, यानी कि हिमालयस में ही आते थे, हिमाचल भी नहीं बोल सकते, हिमालयस में ये सब रीजन आते थे। तो तब चंदेश्वर, सोमेश्वर और छत्तीस की जो रॉक्स है या चट्टाने हैं वहां पे कार्विंग मिली, और उस कार्विंग में मेंशन किया गया था कि कोली ट्राइब एग्जिस्ट करती थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट आया भोटास एंड किरातास, ये क्या थी, सेकेंड रेस टू एंटर हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट वन इज कोली। ठीक है, सेकेंड, अब भोटा, किराता या मोंगोलॉइड पीपल को सेकेंड रेशियल ग्रुप है जो हिमाचल प्रदेश में आए, और इन्हें इंडियन लिटरेचर में रेफर किया है एज, इनका एक और नाम है भोटास और किरातास भी कहा जाता है। ये सब हिमालयन रीजन में एंटर हुए कब, थर्ड मिलेनियम बीसी के अराउंड पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, फिर जितने भी लोअर और मिडल हिमालयन एरियाज थे उनको ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया, और फिर वहां पे परमानेंटली सेटल्ड हो गए। जब ये परमानेंटली सेटल्ड हो गए तो
धीरे धीरे और क्या वहाँ पे फिर आर्यंस आए। जब आर्यंस आए तो आर्यंस ने इनको इन रीजन से लोअर और मिडल हिमालय से भगाया और फिर जाके ये हाईएस्ट और रिमोट रीजन्स में, हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट और रिमोट रीजन में जाके सेटल हो गए। बेचारे पहले आए, पहले प्लेन एरिया से आए, ठीक है। जब प्लेन एरिया से आए तो उन्होंने क्या किया, हिमाचल के जो लो वैली रीजन थे प्लेन एरिया से, उनमें जाके सेटल हो गए। अब आर्यंस आ गए तो आर्यंस के साथ लड़ाई हुई, आर्यंस ने इनको अटैक करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने धीरे धीरे फिर क्या किया कि पहाड़ों की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है। मंगोलॉइड पॉपुलेशन मेनली लाहौल स्पीति, किन्नौर और अपर हिमालयन बेल्ट्स में देखी जाती है। और अगर आप फीचर्स देखोगे ना तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, ये रीजन के जो लोगों के फीचर्स हैं वो इनके मंगोलॉइड लोगों के साथ, मंगोल्स के साथ कहीं ना कहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं। महाभारत में किरात को डिस्क्राइब किया गया है एज इनहेबिटेंट ऑफ हिमालय रीजन। सी महाभारत एपिक में भी किरात को कहा गया है कि किरात कहाँ रहते थे, हिमालयन रीजन में रहते थे। यहाँ तक कि जो चैप्टर है महाभारत में, एक चैप्टर है महाभारत में, एक पोर्शन बोल सकते हो, वन पर्व के चैप्टर 140 में मेंशन किया गया है किरातास को। डन। अब मनु ने भी इसके बारे में मेंशन किया गया किराता या भोटास और मंगोलॉइड के बारे में, कि मनुस्मृति में जो बुक है मनु की, उसमें किरातास को कहा गया है फॉलन क्षत्रिय या वृषालास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनु ने मनुस्मृति में किरातास, भोटा और मंगोलॉइड लोगों को कहा गया है फॉलन क्षत्रिय और वृषालास। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, वैदिक राइट्स जो होते हैं उनको फॉलो नहीं किया और इस तरह से वो अपना जो स्टेटस था क्षत्रिय वाला वो खो देते हैं। कालिदास ने अपनी बुक जो उनकी वर्क है रघुवंश और कुमार संभव, किसने लिखी है? कालिदास ने। तो उसमें किरातास को मेंशन किया गया है और इन्हें कहा गया है माउंटेन ड्वेलर्स और हंटर्स, कि ये शिकार करते थे और माउंटेन में रहने वाले लोग कौन थे? किरातास थे। तो इंपॉर्टेंट आ गया मनु की मनुस्मृति, क्या कहा गया? फॉलन क्षत्रिय वृषाला, याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आया कालिदास, कालिदास की कौन सी? रघुवंशम में और कुमार संभव में मेंशन किया गया है किरातास को एज माउंटेन ड्वेलर्स एंड हंटर्स। नेक्स्ट इज आर्यन एंड खशा। आर्यन एंड खशा कौन थे? थर्ड रेस थी टू एंटर हिमाचल प्रदेश। थर्ड ब्रांच ऑफ आर्यन, थर्ड रेस टू एंटर हिमालयन रीजन। आर्यंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस आई, आर्यंस सभी आर्यन एक बार में नहीं है, कुछ आर्यंस ये ग्रुप में बंटे हुए थे और ये ग्रुप्स भी धीरे धीरे आ रहे थे। तो अब जो थर्ड ब्रांच आई आर्यंस की, हिमालयस में एंटर होने वाली भी थर्ड रेस बनी। ये सेंट्रल एशिया से होते हुए कश्मीर, पहले कश्मीर आए और कश्मीर से फिर हिमाचल में इन्होंने एंटर किया और इन्हें खशा या खाशा भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो खशा और खाशा कास्ट है वो आर्यंस हैं। ये जो ब्रांच आई आर्यंस की, थर्ड ब्रांच आई, पामीर रीजन को क्रॉस करा, फिर एंटर कश्मीर में एंटर हुआ और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आए। इन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता है। एक तो इन्हें खाशा या खसा या खाशा भी कहा जाता है और इन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि ये वॉर लाइक ट्राइब थी, यानी कि योद्धा, युद्ध करना इनकी मेन कह सकते हो ऑक्यूपेशन थी उस वक्त की मैक्सिमम टाइम ये क्या थे, खुद को युद्ध में ही बिजी रखते थे। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, सेटल किया खुद को हिमाचल प्रदेश में ही और परमानेंटली वहीं पे सेटल्ड हो गए। कौन कौन से रीजन में? प्रेजेंट डे रोहड़ू शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, रोहड़ू रीजन के खशधार और खशखंडी में मैक्सिमम कौन मिलेंगे? खशाज या खसा मिलेंगे, ठीक है, जो आर्यंस है। इनकी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इनकी लैंग्वेज क्लोजली रिलेटेड टू संस्कृत, संस्कृत से मिली जुली है और जो प्रेजेंट डे अब कन्वर्ट हुई है किसमें? पहाड़ी लैंग्वेज में। रीजन अर्लियर किसके थे? किन्नर्स, किरातास और नागास, जिनको हम क्या पढ़ते हैं? कोली, डूम, चनाल, ठीक है, दासास, दस्यू और निषाद। तो इनके रीजन को फिर किसने ऑक्यूपाई कर लिया? खशास ने, और उस लैंड को क्या कहा गया? उन रीजन को खशा लैंड। कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आर्यंस और खशास की? ये वॉरफेयर में सुपीरियर थे, नेटिव पॉपुलेशन को इन्होंने सप्रेस करा और धीरे धीरे फिर उनको डोमिनेट करके उनके रीजन को हड़प लिया और फिर वहां पे उन रीजन में रूल करना शुरू कर दिया। इनको मलेच्छा भी कहा जाता था। मलेच्छा क्यों कहा जाता था? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक नॉर्म्स थे उन नॉर्म्स को इन्होंने फॉलो करना बंद कर दिया था और ये बहुत ही क्रूरता के साथ और निर्दयता के साथ किसी रीजन को ऑक्यूपाई करते थे और लोगों के साथ बिहेव करते थे। तो इस कारण इन्हें क्या कहा जाता था? मलेच्छाज और बारबेरियंस। अर्ली टेक्स्ट में मेंशन किया गया है मलेच्छाज और बारबेरियंस। और इन्होंने ऑक्यूपाई कौन सा रीजन किया है? इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपाइड सिस हिमालयन रीजन, कश्मीर टू नेपाल। ये स्टेटमेंट ना एग्जाम में एचएस में काफी बार डायरेक्ट स्टेटमेंट आई है, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने परमानेंट जब खुद को सेटल करा तो फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज करा खुद को फैमिलीज में और धीरे धीरे फैमिली से इन्होंने क्या किया? एक गांव बनाना शुरू कर दिया। जब गांव बनाना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ से एक पर्सन को चूज किया, उस पर्सन को चूज किया
और उसे कहा कि आप क्या होगे, विलेज के हेड होगे। और उस हेड को क्या नाम दिया जाता था, क्या टाइटल होता था, मावी और मवाना। मावी और मवाना में स्ट्रॉन्ग पर्सन या स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है। और ये मवानास फिर धीरे धीरे जो ग्रुप था पूरा, ये इवॉल्व हुआ एज ट्राइबल रिपब्लिक। अब एक पर्सन है जो उनका हेड रहेगा और बाकी लोग क्या है, मेंबर्स हैं। और ये सब पर्सन किसके पास जाएंगे, अपनी रिक्वेस्ट लेकर या जो भी इनकी क्वेरी होगी इस मवाना के पास। और धीरे धीरे यहाँ से फिर ये क्या करेंगे, ट्राइबल रिपब्लिक में कन्वर्ट होंगे। और बाद में फिर संस्कृत लिटरेचर या संस्कृत टेक्स्ट में इन्हें कहा गया है जनपदास। हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे जनपदास के बारे में फिर। अब कनैत और कुलिंद लोगों को कहा जाता है कि ये खशा के कास्ट के वंशज है, डिसेंडेंट है। कनैत और कुलिंद अगर पर्सन आपको अभी प्रेजेंट डे मिलते हैं तो ये किसके डिसेंडेंट है, खशा कास्ट के। और इन्हें खसिया भी कहा जाता है। खशास को महाभारत में मेंशन किया गया था और महाभारत के युद्ध में इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, तो इन्होंने कौरवों का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में। इसके अलावा इनकी रेफरेंस वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी खशा लोगों की रेफरेंस मिली है। और इन्होंने अडॉप्ट किया था पॉलिएंड्री सिस्टम को, यानी कि बहुपति प्रथा को, बहुपति प्रथा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है खशा के। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है खशा या खस से हुंडा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है प्रेजेंट डे। अभी भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, सच एज शिमला डिस्ट्रिक्ट में और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मेनली भुंडा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कुल्लू में इसे बूढ़ी दिवाली के नाम से निर्मंड में सेलिब्रेट करते हैं और शिमला में एज भुंडा फेस्टिवल या भुंडा नरमेध महायज्ञ भी कहा जाता है और इसको महाकुंभ ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस फेस्टिवल की क्या इंपॉर्टेंस है हिमाचल के कल्चर में। सी भुंडा एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, इसका खशस का या जिनको खशिया भी कहा जाता है, प्रेजेंट डे में खशिया कहा जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, शिमला हिल से, शिमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और इसमें क्या होता है इस फेस्टिवल में कि एक रिचुअल सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जाता है। क्या होगा कि एक बेदा कास्ट का पर्सन होगा, बेदा फैमिली का पर्सन होगा और वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन इस रिचुअल को परफॉर्म करेगा कि एक डोरी लगेगी और ये डोरी 300 मीटर लंबी होती है। एक एज से यहाँ से वो पर्सन जाएगा और उसको इस डोरी से पूरा यहाँ से क्रॉस करके इस डोरी से इस दूसरी यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। तो इस तरह का जो ये रिचुअल होता है इसे कहा जाता है भुंडा फेस्टिवल में। इस तरह का एक रिचुअल सेक्रीफाइस होता है। कौन परफॉर्म करता है, बेदा कास्ट। और इन बेदा कास्ट को कहा जाता है ये किसके डिसेंडेंट है, नागा पीपल के वंशज है। भुंडा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के एक और रीजन भी है कि जब खसा ट्राइब ने या खसास ने नागा ट्राइब को भी हराया था, तो उनपे जब नागा ट्राइब पे खसास की जीत हुई तो इस खुशी में उन्होंने भुंडा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। और यहाँ से फिर बेदा कास्ट को प्रेजेंट डे इस फेस्टिवल को इस रिचुअल सेक्रीफाइस को करना पड़ता है, ठीक है। तो इट कमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ द खसास ओवर द नागास। एक और स्टोरी भी है भुंडा फेस्टिवल से कि एक डेमन था, राक्षस, जिसका नाम था भुंडासुर, तो उसको भी मारा गया था, पुरानास में मेंशन किया गया है। तो उसके मारने की खुशी में भी भुंडा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये कौन सी शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन से एरिया से एरिया इंपॉर्टेंट है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में सपेल वैली है। सपेल वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट। सपेल वैली में 7 गांव आते हैं, सच एज भमनाला, खौरसू, गौना, कुटरा, खशकंडी, दलगांव एंड बरेल्टी। तो ये 7 विलेजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है शिमला, स्पेल वैली, भुंडा फेस्टिवल, जिसको भुंडा नरमेद महायज्ञ भी कहा जाता है और महाकुंभ ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, खसास की विक्ट्री होती है नागास के ऊपर। और प्रेजेंट डे इसी कल्चर को या इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अब नागा के जो वंशज हैं उनको कहा जाता है प्रेजेंट डे बेदा। तो वो क्या करते हैं, एक रिचुअल सेक्रीफाइस को करते हैं। अब लास्ट ईयर 2025 में आफ्टर 40 इयर्स ये सेलिब्रेशन हुई थी, ठीक है। भुंडा नरमेद महायज्ञ। तो ये सेलिब्रेशन कहाँ हुई, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, स्पेल वैली में। तो देवता इंपॉर्टेंट है, कौन से देवता इंपॉर्टेंट है, देवता बकरालू, जो चीफ डिटी है स्पेल वैली के, SPAIL। स्पेल वैली के चीफ डिटी कौन है, मुख्य देवता बकरालू। और ये किस लिए, लोगों की क्या मान्यता है कि ये सेलिब्रेट करने का एक ये भी रीजन है कि अभी प्रेजेंट टाइम में से क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उनके गांव में क्या आ सके, पीस आ सके, प्रोस्पेरिटी आ सके लोगों की लाइफ में, और साथ ही साथ जो बुरी आत्माएं हैं और किसी डिजास्टर से गांव और गांव के लोगों को बचा सके। अभी कहाँ सेलिब्रेट हुआ था ये, बकरालू देवता जो है वो कौन से गांवों में रहते हैं, तो वो दलगांव विलेज में रहते हैं। 2025 में ये यज्ञ हुआ था जिसमें 4 देवता शामिल हुए थे। कौन से देवता बोंदरा हुई विलेज के, महेश्वर समरकोट विलेज के और मॉरिश देवता रंतारी विलेज के।
अब इसके जब लोकल लोगों से बात हुई तो लोकल लोगों से पूछा गया, ट्रिब्यून में ये न्यूज़ थी, लोकल लोगों से पूछा गया कि ये जो फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर रहे हो बुंडा फेस्टिवल को, और 40 सालों के बाद आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बुंडा नरमेद महायज्ञ कर रहे हो, तो इसका ओरिजिन क्या है, इसकी आप हमें हिस्ट्री बता सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ये बुंडा फेस्टिवल इतना पुराना है जितने कि ये हमारे पहाड़ पुराने हैं, और हमारे पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है इसके ओरिजिन से रिगार्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका सेंट्रल रिचुअल क्या रहता है, बुंडा नरमेद यज्ञ। इसमें क्या होता है कि एक आदमी होगा, बेदा फैमिली से होगा, तो वो क्या करेगा, स्लाइड डाउन करेगा किसी एक मोटी रस्सी पे, जो 2 पॉइंट्स पे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस तरह से 2 पॉइंट्स होंगे और ये मोटी सी रस्सी होगी, और इस रस्सी पे वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन जाकर इस रस्सी पे स्लाइड डाउन करेगा, यहाँ से इस पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, 2025 में ये सेलिब्रेशन हुई थी, तो उसमें सूरत राम जो बेदा फैमिली से बिलोंग करते थे उन्होंने परफॉर्म किया था ये। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये यज्ञ कंडक्ट किया जाता है तो यहाँ पे किसी टेक्स्ट, एंशिएंट ट्राइबल टेक्स्ट है, उसको फॉलो किया जाता है, और उसमें कुछ मेंशन की गई होगी चीजें, उनको फिर ये जब परफॉर्म करते इस रिचुअल को, तो वहां से इस टेक्स्ट को पढ़कर ये सारे रिचुअल को फॉलो करते। तो ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज शवर वेदा। नेक्स्ट, किस तरह की घास से वो रस्सी बनती है, तो घास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुंजी घास, और 300 मीटर ये लंबी रस्सी बनाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि इसकी इंपॉर्टेंस है कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल तो है ही है, बट कहीं ना कहीं इसे ट्राइबल पास्ट से या ट्राइबल ट्रेडिशन से भी कनेक्ट किया जाता है। अब बुंडा फेस्टिवल कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। सिमिलर, जब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो प्लेस है निर्मन प्लेस, निर्मन प्लेस में से कहा जाता है बूढ़ी दिवाली, और सेम खशा कम्युनिटी से सेलिब्रेट की जाती है, और इस ओकेजन पे एक खशा नागा वॉर का एक ड्रामा भी प्ले किया जाता है, नाटक। डन। रोहड़ू, रामपुर, कुल्लू, इन रीजन में कौन सा पर्सन है जो हुंडा महायज्ञ फॉलो रिचुअल को करता है, तो वो कौन है, भेदा या बेदा ट्राइब का पर्सन। ठीक है, बट रामपुर और कुल्लू के कुछ एरिया में इस बेदा फैमिली को एज जादी भी रेफर किया जाता है, तो आपके लिए जादी टर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो बेदा और जादी दोनों टर्म सेम है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी, बट ये जो जादी टर्म है ये रामपुर और कुल्लू के कुछ रीजन में इसको रेफर किया जाता है, वहां पे बेदा नहीं बोलते हैं। अब शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रामपुर, रोहड़ू, जुब्बल में जो भुंडा महायज्ञ रिचुअल होता है, तो मेनली यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे बोल सकते हो कि हर एक गांव में बेदा ट्राइब के लोग होंगे, बट यहाँ पे क्या है, रामपुर, रोहड़ू, जुब्बल में कि किसी एक फैमिली को ही कहा गया है कि आपकी फैमिली इस पर्टिकुलर जब ये रिचुअल होगा तो उसमें आपकी फैमिली ही पार्टिसिपेट करेगी, जैसे कि पहले किसी का दादा कर रहा है, फिर आगे उसका पापा कर रहा है, फिर वो पर्सन खुद परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक डेजिग्नेटेड फैमिली को ही कहा जाता है कि आप ही इस रिचुअल को परफॉर्म करोगे, और ये हेरिडेटरी राइट हो जाएगा उस भुंडा फैमिली का, सॉरी उस वेदा फैमिली या जादी फैमिली का भुंडा महाजन महायज्ञ रिचुअल में पार्टिसिपेट करने का। तो आज हमने कोली ट्राइब पढ़ ली, खशा ट्राइब पढ़ ली, और किरात और मंगोल, और किरात कहते हैं, मंगोल कहते हैं, और गोटा। तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इंडो आर्यंस के बारे में। आपके लिए आज काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोई सजेशन है या फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।